हेल्पलेस प्रोम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं होप न्यूरो केयर, जो कि 2013 अर्बन स्टेट फेज 2 दुगरी लुधियाना में स्थित है। डॉक्टर वैभव टंडन और डॉक्टर शिवानी गर्ग यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर वैभव टंडन MD/DM न्यूरोलॉजी फेलो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं और डॉक्टर शिवानी गर्ग MS ऑप्थेल्मोलॉजी है। दूर दूर से मरीज यहाँ पर आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर वैभव टंडन और डॉक्टर शिवानी गर्ग जी ने अपनी जिंदगी का तजुर्बा साझा किया। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर वैभव टंडन और डॉक्टर शिवानी गर्ग जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर वैभव टंडन, एक ऐसा नाम जिन्होंने न्यूरोलॉजी में बहुत ही महारत हासिल की है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्ते। डॉक्टर साहब, कहाँ से आपने MBBS की, कैसे आप इस फील्ड को चूज़ किया आपने, जिस फील्ड के लिए लोग पहले डरते थे, कोई बात करना भी नहीं चाहता था और बड़ी किसी को प्रॉब्लम आ जाती थी तो लोगों को ये लगता था कि नहीं, ये एंड ऑफ लाइफ है, क्या कहना चाहेंगे? न्यूरोलॉजी एक बहुत ही जो मेडिसिन सब स्पेशलिटी में जो सारी स्पेशलिटीज़ आती हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। न्यूरोलॉजी एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, क्योंकि ब्रेन सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। वो पूरे शरीर को जैसे कंट्रोल करता है, हमारा बोलना, लिखना, खाना पीना, सांस लेना, ये सारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ब्रेन की प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत यूनिक होती हैं और ब्रेन के सिम्टम्स माइनर से लेकर मेजर तक हो सकते हैं। तो शुरू से ही इंटरेस्ट जो है वो ब्रेन की तरफ ज़्यादा झुकाव था शुरू से ही। तो MBBS मैंने 2007 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर से कंप्लीट करी। फिर उसके बाद 2014 में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली से MD मेडिसिन करी। फिर उसके बाद केरला त्रिवेंद्रम में श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट से DM न्यूरोलॉजी, और उसके बाद 1 साल की न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स में फेलोशिप करी। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आज इन चीज़ों के लिए, जैसे हम बात कर लें, सर्दी का मौसम चल रहा है, पैरालाइज के अटैक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि न्यूरोलॉजी और ये सीज़न का बहुत बड़ा एक लिंक रहता है और सर्दी में ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है? जो स्ट्रोक के केसेस हैं वो और स्ट्रोक के केसेस का सर्दियों में बढ़ने के मल्टीपल रीजंस होते हैं। सबसे पहले सर्दी जब होती है तो ठंड के कारण जो हमारी खून की नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उसकी वजह से BP बढ़ने लग जाता है। जब BP बढ़ेगा तो स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ एक कारण है। दूसरा कारण, जैसे सर्दी के टाइम में जैसे हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। पोल्यूशन बढ़ने से भी जो हमारी बॉडी के अंदर जो खून की नसों के अंदर क्लॉट होते हैं वो अनस्टेबल होकर उनका ब्रेन में जाने का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा, जैसे सर्दी के टाइम में वायरल इन्फेक्शंस, न्यूमोनिया, ये वायरस जैसे खांसी, जुकाम, सर्दी, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इन बीमारियों के दौरान भी क्लॉट के ऊपर जाने का चांस ज़्यादा होता है। तीसरा, सर्दी ज़्यादा होने के कारण जब जैसे कोहरा हो जाता है तो डॉक्टर्स के पास जाना थोड़ा कम हो जाता है, OPD फुटफॉल कम हो जाता है। तो पेशेंट्स कई बार जो दूर से होते हैं वो ट्रैवल करके नहीं आ पाते, उनकी दवाई ख़त्म हो जाती है। चौथा रीज़न जो है वो ये है कि सर्दियों में एक जैसे दवाई का असर कम हो जाता है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, जो BP एकदम बढ़ने लग जाता है, तो उसकी वजह से स्ट्रोक वगैरह जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि स्ट्रोक में एक प्रीशियस आवर्स होते हैं हमारे पास, और वो अगर वो अफीम ना लेकर और एक किसी स्पेशलाइजेशन की तरफ दौड़ें तो ये जो स्ट्रोक्स हैं वो रिवर्स भी हो सकते हैं और परमात्मा की कृपा से वो बिल्कुल सही भी हो सकते हैं। स्ट्रोक आज, पहले जब स्ट्रोक होता था जिसको हम अधरंग कहते हैं, वो एक ऐसी बीमारी मानी जाती थी कि एक बार जब हो गया तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इंसान हमेशा के लिए बेड पे हो जाएगा। अब आने वाले कुछ सालों में अब ऐसे उपलब्धि है मेडिकल साइंस के पास कि ऐसे इलाज आ गए हैं जिससे कि ये जो वीकनेस आती है, जो कमजोरी हो जाती है, उसको रिवर्स किया जा सकता है। इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। पहला, ये तो खून पतले का इंजेक्शन दे के हम क्लॉट को घोल देते हैं, या फिर हम तार डाल के जो बड़ा क्लॉट है, बड़ी नस में फंसा हुआ है, उसको खींच के बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इसका एक विंडो पीरियड होता है। जो खून पतले का इंजेक्शन होता है वो 4.5 घंटे तक होता है, और जो तार डाल के हम जो क्लॉट निकालने की बात कर रहे हैं वो 6 घंटे में किया जा सकता है। तो ऐसे केसेस में टाइम जो है बहुत ज़रूरी माना गया है। अगर हम टाइम वेस्ट करते हैं, हम कुछ भी चीज़ लेंगे तो हम उसका असर आने का वेट करेंगे कि हम देखते हैं क्या होता है, तो वो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें एक हर स्ट्रोक हॉस्पिटल्स में जो न्यूरोलॉजी के सेंटर्स हैं वहाँ अवेलेबल हैं और इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर हम बात कर लें ब्रेन हेमरेज की, ब्रेन ट्यूमर्स की बात कर लें, तो वो भी किसी समय पर तो ये हाथ खड़े थे, लेकिन आजकल
आप ब्रेन के अंदर जाकर भी ऐसी ऐसी आपके पास सर्जरीज आ गई हैं जिसके साथ आप उन पेशेंट्स को भी जो है ट्रीट कर सकते हैं। जब अब स्ट्रोक जैसे दो तरह का होता है, एक नस बंद हो जाती है, एक नस फट जाती है। अभी जो हमने बात करी है खून पतले के इंजेक्शंस और क्लॉट को तार से निकालने की, ये जब जो स्ट्रोक्स नस बंद होने की वजह से होते हैं उसका इलाज है। जो नस फटने की वजह से स्ट्रोक होते हैं जिसको हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, इनका अब इलाज इस तरह से संभव है। अगर छोटी ब्लीड्स हैं उनमें हमें बीपी कंट्रोल करना है। अगर हम आते ही पेशेंट का बीपी कंट्रोल कर लेते हैं तो उससे जो अगर ब्लीडिंग बड़ी होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। अगर ब्लीडिंग बड़ी होगी तो और ज़्यादा जो हमारी तारें हैं वो कम हो जाएंगी और डिसेबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बड़ी ब्लीड्स हैं, मान लीजिए बीपी ज़्यादा बढ़ गया, ब्लीडिंग ज़्यादा बड़ी हो गई, तो उसमें हम जान बचाने के लिए सर्जिकली ब्रेन में ब्लीडिंग को बाहर निकाल के हम जो है जान बचा सकते हैं। और एक बार जब जान बच गई तो आजकल सपोर्टिव केयर रिहैबिलिटेशन इतनी अच्छी है कि पेशेंट्स जो हैं कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम मिर्गी की बात कर लें तो मिर्गी के काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो लोग ये सोचते हैं कि जो मिर्गी वाला है वो शादी नहीं कर सकता, उसके बच्चे नहीं होंगे, बच्चे होंगे तो वो भी मिर्गी वाले होंगे, क्या कहना चाहेंगे? जो मिर्गी है वो जो हमारी न्यूरोलॉजिकल साइंस है उसमें मिर्गी जो सबसे मिसअंडरस्टूड बीमारी है कि उसको उस बीमारी से लेके बहुत गलतफहमियां जुड़ी हुई हैं कि ये भूत प्रेत के साए की वजह से होता है, या इसमें जब दौरा पड़े तो इसका आप मुंह में कुछ पानी डाल दीजिए या चाबी हाथ में पकड़ा दीजिए या मोजा सुंघा दीजिए उससे वो रुक जाएगा। तो ये सारी गलतफहमियां हैं। मिर्गी एक दिमाग की नसों की प्रॉब्लम है जिसमें दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। और जो दौरे हैं वो मिर्गी की बीमारी का लक्षण है। और जो बीमारी जैसे शुगर बीपी का इलाज है वैसे ही मिर्गी का भी इलाज होता है। नॉर्मल दवाइयों के साथ मिर्गी का इलाज पॉसिबल है और दवाइयों के साथ ये प्रॉब्लम पूरी तरह से कंट्रोल की जा सकती है। अब जो मिर्गी की जो मेडिसिन हैं वो इतनी एडवांस आ गई हैं कि उसमें जैसे अब मान लीजिए कोई फीमेल है, उनको एपिलेप्सी है, अगर वो दवाइयाँ ले रही हैं तो आगे मैरिज के बाद जैसे फैमिली प्लानिंग है, बच्चों के दौरान जब गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, उस समय बच्चे को नुकसान हो जाएगा दवाइयों से, ऐसा नहीं है। और बच्चों में बीमारी नहीं जाती ऐसे कि अगर माँ को मिर्गी है मान लीजिए तो बच्चे को भी होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और एक या दो दवाई से सुबह शाम की 2 गोलियों से 80 to 90% मिर्गी के पेशेंट जो हैं सीजर फ्री लाइफ बिता सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आपने हमेशा वेलनेस पे काम किया है, आप पेशेंट्स जो भी आते हैं आपके पास उनको गाइड करना, उनका टाइम लेना, उनको काउंसलिंग करना, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है न्यूरो में। जो मेरा मानना है वो ये है कि अगर हम ओपीडी में बैठे हैं, हम पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उसमें पेशेंट को जस्टिस देना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि जब डॉक्टर्स पढ़ाई कर रहे होते हैं उनको वो मुश्किल लगता है। तो हम एक पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लक्षण भी नहीं समझ में आते पेशेंट्स को कि हमें हो क्या रहा है। पेशेंट्स पार्किंसंस के पेशेंट्स ऑर्थोपेडिशियंस के पास पहुंच जाते हैं कि हमें घुटने में दर्द है, शायद उसकी वजह से हो रहा है, तो सिम्टम्स ऐसे हैं। तो इसमें बेसिकली जो हमारा मानना है उसमें यह टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हम ये मानते हैं कि अगर मान लीजिए अगर मैं कहूँ कल मेरे पास 50 की ओपीडी हो जाए तो मैं पेशेंट्स को जस्टिस नहीं दे पाऊँगा। तो हमारा जो एम है वो है 5 to 10 पेशेंट्स पर डे, इससे ज़्यादा हम देखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं 15-20 मिनट हम एक पेशेंट को दें, चाहे वो मिर्गी का हो, चाहे वो सरदर्द का हो, चाहे वो स्ट्रोक का हो, ताकि हम पेशेंट की बीमारी को समझ सकें और पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में समझा सकें, ताकि वो अपना इलाज जो है जब हमारे पास से जाएं तो इतना अवेयर होके जाए कि उसको पता हो कि हाँ ये मेरी बीमारी है, इसका ये इलाज है। तो उससे जो है जो पेशेंट्स मेडिसिन लेते हैं वो ऐसे लेंगे कि हमें पता है मेडिसिन क्यों ले रहे हैं। हमारे पास पेशेंट्स हैं वो आते हैं, उनको दवाई ले रहे हैं, उनको दवाई का कुछ नहीं पता क्यों ले रहे हैं, क्या उसका इफेक्ट है। वो डरे होते हैं कि इतनी लंबी बीमारियां हैं, इतना लंबा इलाज है, इसके साइड इफेक्ट होंगे, पता नहीं लें कि ना लें। तो अगर हम पेशेंट को समझा के बेचते हैं उससे पेशेंट की केयर ही इंप्रूव होती है। डॉक्टर साहब आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते क्या आपका मैसेज रहेगा आज के युग में जब लोग सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लोग थोड़ा सा सिर दर्द होता है उठाकर गोली खा ली, क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को अब अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी ऐसी सदी है जिसमें आपको कई बार लक्षण भी नहीं आते,
जो शुगर के पेशेंट्स हैं, जो लंबा समय शुगर हो जाती है, साइलेंट शुगर है, जिनको उनको पता नहीं चलता कि पैरालाइज कब आ गया, कैसे आ गया, तो इन सभी चीज़ों के लिए लोगों को पूरा अवेयर होना पड़ेगा और किसी अच्छे डॉक्टर के साथ ही वो कंसल्ट करें ताकि वो अपनी बीमारी को इलाज कर सकें। जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, अब चाहे आप मिर्गी और जैसे जो स्ट्रोक है वो तो एकदम आता है, जो बीमारी एकदम आती है, उस स्ट्रोक तक जब आप पहुंच रहे हैं उसके जो रीजंस हैं जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो जैसे एक दिन शुगर 500 आ गई, अगले दिन 400 आ रही है, उससे अगले दिन 350 आ रही है, वो एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वही शुगर अगर आपकी 400 शुगर मतलब आगे 5 साल, 6 साल, 10 साल ऐसे चल रही है, तो उससे सारी नसें ब्रेन की जैसे और हार्ट की, किडनी की, ये सब बंद होने के चांसेस होने की वजह से ये सारे ऑर्गन्स डैमेज होने लग जाते हैं। तो और जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसके जो लक्षण होते हैं वो शुरू में बहुत ही माइनर होते हैं, सिम्टम शुरू होते हैं। तो अगर टाइमली कंसल्ट कर लिया जाए तो उन प्रॉब्लम्स का डायग्नोसिस और फिर उनका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से पॉसिबल है। तो अगर जैसे हेडेक की बात करें, अगर हेडेक की बात कर रहे थे, तो हेडेक मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो माइग्रेन है। अब माइग्रेन एज सच उसमें वो सिर्फ एक हेडेक नहीं है, हेडेक के साथ आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन, उल्टी, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप अपने जॉब पे नहीं जा पाते, आपको छुट्टी लेनी पड़ती है। अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, आप ठीक से काम नहीं कर पाते, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। और हेडेक के कई जानलेवा कारण भी हो सकते हैं। मान लीजिए ब्रेन में ट्यूमर है, ब्रेन में टीबी है, या ऐसी चीज़ें हैं। तो कैसे फ़र्क करेंगे दोनों में कि सिर्फ एक माइग्रेन है या फिर ब्रेन ट्यूमर है? क्या हमें हर सर दर्द में एमआरआई की ज़रूरत है? बहुत सवाल होते हैं ऐसे मन में जो कि डॉक्टर से मिलके सॉल्व किए जा सकते हैं और ट्रीटमेंट शुरू होके इलाज किया जा सकता है। तो जो हमारा कहना है, जो हमारी विनती है जनता से, वो ये है कि सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और टाइमली डॉक्टर के पास पहुँचें, ताकि आपका मिनिमम इन्वेस्टिगेशन, मिनिमम मेडिकेशन से इलाज शुरू होके आप क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी इम्प्रूव करके जी सकें। अभी हम बैठे हैं हार्ट ऑफ द सिटी लुधियाना में, डुगरी फेज़ 2 में। और डॉक्टर क्या आप यहाँ आप कितने बजे से ओपीडी करते हैं, और फोर्टिस हॉस्पिटल में भी डॉक्टर साहब की सेवाएं रहती हैं, क्या कहना चाहिए? मैं फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना में कंसल्टेंट हूँ। वहाँ मेरी डेली ओपीडी मॉर्निंग में 10 से 4, और यहाँ दुगरी फेज़ 2 में शाम को 5 से 8 बजे तक हम ओपीडी सर्विसेज अपनी ऑफर करते हैं और पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਗਰਗ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੈਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਵੜਦਾ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਸਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਐਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਰੈਕਟ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫੇਕੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਜ਼ਰਸ ਆ ਗਏ हैं, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਔਰ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਂਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਔਰ 5-7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਆਯਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਏਕ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰੇਟ ਤੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਏਕ ਨੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੈਨ ਇੰਜੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਫੇਕੋਜ਼ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਗਨੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਤੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜੋ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ, ਸਟਾਫ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਜਨਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3000 ਤੋਂ ਸਰਜਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੈਂਪਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਟਾਂਕੇ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਨਾਲ, ਫੇਕੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਘੱਟ ਹੈ ਬਟ ਲੈਂਸਿਸ ਸਾਡੇ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਅੱਛੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਛੜੇ ਹੋਇਆ ਜਨਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਅੰਨੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨੇਪਨ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਬੜਾ ਘਟਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲੂਕੋਮਾ ਸਕਰੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਲੂਕੋਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨਾਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕਰੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਨੇਪਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੀ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਆਈ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਕਸ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਦੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਆਈ ਚੈੱਕਅਪ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੂਕੋਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੈਟੀਨਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਲੇਟਿੰਗ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾ ਕੇ ਪੁਤਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ, ਬੀਪੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋਅਪਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, 6 ਮੰਥਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਕਦੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਫੈਕਟਰਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਨੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਦੱਸਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਰਨ ਲੋਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਹੈਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਹਾਈਜੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਓ। ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ 20 ਮਿੰਟਸ 2 ਮਿੰਟਸ ਲਈ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਲੂਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਡ੍ਰੌਪਸ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਸਕਰੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਫਿਲਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਗਲਾਸਿਸ ਐਂਟੀ ਗਲੇਅਰ ਲਗਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बहुत बहुत धन्यवाद। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।